क्या डिवोर्स को प्रिवेंट किया जा सकता है? अगर दो लोग डिवोर्स लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या इमोशनल हीलिंग और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस उनकी मैरिज को सेव कर सकती है? और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्या हर डिवोर्स को प्रिवेंट किया जाना चाहिए? Hi, I'm Dr. Shruti Upadhyay. I help women rebuild their emotional health after divorce with the help of emotional and spiritual healing. और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को शेयर करना। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर समझने के लिए सबसे पहले हमें एक डीपर कॉन्सेप्ट को समझना होगा, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। हर सोल अपनी इवोल्यूशन के एक पर्टिकुलर स्टेज पर होती है। ब्रॉडली स्पीकिंग, हम कॉन्शियसनेस के इन स्टेजेस को दो बैंडविड्थ में समझ सकते हैं, लोअर कॉन्शियसनेस और हायर कॉन्शियसनेस। व्हाट इज लोअर कॉन्शियसनेस? जो लोग कॉन्शियसनेस की लोअर बैंडविड्थ पर ऑपरेट करते हैं, वो इमोशनली काफ़ी इमेच्योर होते हैं। बाकी सभी लोगों की तरह उनके अंदर भी एंगर, फियर, इनसिक्योरिटी, जेलसी, शेम और दूसरे नेगेटिव इमोशंस होते हैं। लेकिन अपने नेगेटिव इमोशंस को हेल्दी वे में प्रोसेस करने की जगह वो किसी दूसरे पर्सन को हार्म करके अपने इमोशंस रिलीज करते हैं। ये हार्म मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल या स्पिरिचुअल किसी भी फॉर्म में हो सकती है। एक्सट्रीम सिचुएशन में वो खुद को प्रोटेक्ट करने, दूसरे पर्सन को कंट्रोल करने या अपने एक्शंस के कंसिक्वेंसेस से बचने के लिए किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं। कुछ मंथ्स पहले एक बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज़ आई थी। एक लड़की के ऊपर उसके पेरेंट्स मैरिज करने का प्रेशर डाल रहे थे, और जिस लड़के से उसके पेरेंट्स चाहते थे वो मैरिज करे, वो उससे मैरिज नहीं करना चाहती थी। उस सिचुएशन की वजह से उसके अंदर इंटेंस नेगेटिव इमोशंस क्रिएट हो रहे थे। लेकिन अपने लिए स्टैंड लेने, किसी से हेल्प मांगने या कोई हेल्दी सोल्यूशन फाइंड करने की जगह उसने एक एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव डिसीजन लिया। उसने उस पर्सन को पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया और सोचा कि वो पकड़ी भी नहीं जाएगी। उसकी फीलिंग्स रियल हो सकती थी, लेकिन उन फीलिंग्स को हैंडल करने के लिए उसने जो वे चूज़ किया, उससे किसी दूसरे पर्सन को सीरियस हार्म हुआ, किसी की जान चली गई। ऐसा तब होता है जब किसी पर्सन की इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत लो होती है और वो बहुत डिस्ट्रक्टिव या क्रिमिनल माइंडसेट से ऑपरेट करता है। लेकिन यहाँ मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। कोई भी सोल इनहेरेंटली बैड नहीं होती। अल्टीमेटली एवरी सोल इज डिवाइड। लेकिन अभी उस सोल की बॉडी के अंदर उसकी प्रेजेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, उसकी इमोशनल इमेच्योरिटी और वो किस लेवल पर जाकर किसी को हार्म कर सकती है, उसके बेसिस पर उसका लेवल ऑफ क्रुएलिटी क्या है, उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि वो लोअर कॉन्शियसनेस है या हायर लेवल पर कॉन्शियसनेस है। यानी वो अपने इमोशंस को रिलीज करने के लिए कितना सीरियस एक्शंस ले सकती है किसी दूसरे इंसान को हार्म करने के लिए। तो वो डिसाइड करता है कि वो कॉन्शियसनेस के कौन से लेवल पर वाइब्रेट कर रही है। तो क्योंकि अभी उसकी कॉन्शियसनेस ऐसी है जिसमें वो बहुत ही, इस तरह के जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल एक्शन करते हैं, इसीलिए हम उनको बैड पर्सन बोलते हैं। जैसे टेररिस्ट है, सोल तो सभी की है। आपने देखा ना, टेररिस्ट भी जो होते हैं पहले अल्लाहू अकबर बोलते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और उसके बाद दूसरे को गोली मारते हैं। तो अगर हम देखेंगे कि कॉन्शियसनेस तो उनकी, मतलब एज अ सोल तो सभी अ, अच्छे ही होते हैं, लेकिन उनके एक्शंस, अब क्या होता है जब हम फिजिकल बॉडी को हार्म करते हैं तो सबको दिखाई देता है, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर देते हैं कितना क्रूअल इंसान था। छोटे बच्चे को इसने गोली मार दी तो वो हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेकिन जब
हमारी जो इमोशनल बॉडी है वो किसी को दिखाई नहीं देती, उसको इतना सीरियस हम लोग करते हैं रिलेशनशिप में अलग अलग वे में, तो इमोशनल बॉडी अंदर से इतना हैविली, लोग लिटरली मर रहे होते हैं अंदर से, तो वो क्रुएलिटी किसी को दिखाई नहीं देती, इसलिए ऐसे लोग पकड़े भी नहीं जाते और ना ही इस तरह के क्राइम का कोई रिजल्ट निकलता है, ना इसका कोई जज है। ये तो डिसीजन उस इंसान को लेना है जिसके साथ क्राइम किया गया है, वही पुलिस है, वही जज है, वही सब कुछ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को ऐसे लोअर कॉन्शियसनेस की जो सोल होती है उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना। सो व्हाट इज द लाइफ लेसन ऑफ अ लोअर कॉन्शियसनेस सोल? इस लेवल पर फंक्शन करने वाले लोगों का जो बेसिक लाइफ लेसन होता है वो ये है, दिस इज नॉट द राइट वे टू लिव योर लाइफ। आप सिर्फ अपने इमोशनल डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए दूसरे लोगों को हार्म नहीं कर सकते, क्राइम्स कमिट नहीं कर सकते और किसी दूसरे पर्सन की लाइफ और रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। ऐसे एक्शंस के सीरियस कंसिक्वेंसेस होते हैं। जब वो पर्सन उन कंसिक्वेंसेस को एक्सपीरियंस करता है तब इवेंचुअली उसे समझ आ सकता है कि लाइफ जीने का ये राइट वे नहीं है। उसका लाइफ लेसन है अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उनके कंसिक्वेंसेस को फेस करना और ये सीखना कि अपने कंफर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो किसी दूसरे पर्सन की लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। अब हम समझते हैं व्हाट इज हायर कॉन्शियसनेस। हायर बैंडविड्थ की कॉन्शियसनेस और ऑपरेट करने वाली जितनी भी सोल्स होती हैं वो भी बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस एक्सपीरियंस करती हैं। उनके अंदर भी एंगर, ग्रीफ, फियर, बिट्रेयल, शेम और हेल्पलेसनेस जैसे इमोशंस होते हैं। डिफरेंस यही होता है कि वो अपना पेन रिलीज करने के लिए जानबूझकर किसी दूसरे पर्सन को हार्म नहीं करते। इंस्टेड वो अक्सर खुद को इंटरनली सफ़र करने देते हैं। डीपली हर्ट होने के बाद भी वो ये नहीं सोचते आई एम सफरिंग सो लेट मी कमिट अ क्राइम और डिस्ट्रॉय समवन एल्स। वो कंपैशनेट, गिविंग और इमोशनली सेंसिटिव होते हैं, लेकिन क्योंकि वो दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहते इसलिए वो कई सालों तक खुद ही अपने पेन को टॉलरेट करते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साइलेंटली सफ़र करते रहना जीवन जीने का सही तरीका है। सो व्हाट इज़ द लाइफ लेसन ऑफ अ हायर कॉन्शियसनेस सोल? हायर कॉन्शियसनेस सोल का लाइफ लेसन भी यही होता है, दिस इज़ नॉट द राइट वे टू लिव योर लाइफ। उनके लिए इसका मीनिंग बस डिफरेंट होता है। आपको साइलेंटली सफ़र करना नहीं है, आपको अपनी नेगेटिव इमोशंस को हेल्दी वे में रिलीज करना सीखना है, अपने लिए स्टैंड लेना है और अपने ट्रुथ और ऑथेंटिसिटी के साथ जिंदगी को जीना है। आपको अपनी डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट और रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने का करेज भी डेवलप करना है। इस स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग हायर कॉन्शियसनेस सोल के अंदर अपना ट्रुथ एक्सप्रेस करने का एक बहुत डीप फियर हो सकता है। उन्हें जजमेंट, रिजेक्शन, पनिशमेंट या इवन डेथ का फियर होता है। वो बार बार सोचते हैं व्हाट विल पीपल से, सोसाइटी क्या सोचेगी, अगर मैंने ट्रुथ रिवील कर दिया तो क्या होगा, अगर मैं ऑथेंटिक रही तो क्या लोग मुझे अटैक करेंगे। वो डीपली कंपैशनेट और स्पिरिचुअली इवॉल्व हो सकते हैं, लेकिन उनका नेक्स्ट लाइफ लेसन इस फियर को ओवरकम करना और सोसाइटी को ट्रुथ समझाने में हेल्प करना होता है। उन्हें अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को इतने स्ट्रॉन्ग लेवल तक लेकर जाना होता है कि वो लोअर कॉन्शियसनेस जितने भी सोल होती है उनके फियर से कंट्रोल होना वो बंद हो जाए। अब इस कॉन्सेप्ट को हम डिवोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। कैन डिवोर्स बी प्रिवेंटेड? इसका आंसर दोनों पार्टनर के लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और उनके कोर इंटेंशंस पर डिपेंड करता है। ब्रॉडली स्पीकिंग इसमें दो डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। कॉम्बिनेशन वन, बोथ पार्टनर ऑपरेट्स फ्रॉम हायर कॉन्शियसनेस। सपोज कीजिए कि दोनों पार्टनर इसेंशियली गुड पीपल हैं, दोनों में से किसी का भी इंटेंशन क्रिमिनल या डेलिबरेटली डिस्ट्रक्टिव नहीं है।
वो एक दूसरे को एक्सप्लॉइट, कंट्रोल या डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते, लेकिन हो सकता है कि दोनों अपने पास्ट से जो भी उनके अनरिजॉल्व ट्रॉमा है उसे वो कैरी कर रहे हैं, और लोग कैरी करते ही हैं। उस अनरिजॉल्व ट्रॉमा की वजह से उन्हें इमोशनल ट्रिगर्स, एंगर आउटबर्स्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, विथड्रॉवल और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम एक्सपीरियंस होती है। हो सकता है उन्होंने अनइंटेंशनली एक दूसरे को कई बार हर्ट किया हो। उनकी मैरिज डिवोर्स के पॉइंट तक इसलिए नहीं पहुंची क्योंकि कोई एक पार्टनर डेंजरस है, बल्कि इसलिए पहुंची क्योंकि दोनों पार्टनर्स वुंडेड है। ऐसी मैरिज पे जेन्युइन इमोशनल हीलिंग और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की हेल्प से डिवोर्स प्रिवेंट हो सकता है, प्रोवाइडेड दोनों पार्टनर्स अपने ऊपर काम करने के लिए विलिंग हो। जब दोनों पार्टनर्स अपने पास्ट ट्रॉमा को हील करते हैं, सप्रेस्ड इमोशंस को रिलीज करते हैं और इमोशनली रेगुलेटेड होते हैं, तो उन्हें मेंटल क्लैरिटी मिलती है, क्योंकि कोर लेवल पर दोनों पहले से ही अच्छे लोग होते हैं। हीलिंग उन्हें उनके ट्रुथ, ऑथेंटिसिटी और कंपैशन से कनेक्ट कराती है। वो ऑनेस्टली कम्युनिकेट करने से करेज डेवलप करते हैं। वो अपने इमोशनल ट्रिगर्स और अपने पार्टनर के पेन को समझना शुरू करते हैं। उनके एंगर आउटबर्स्ट रिड्यूस होने लगते हैं। उनके इमोशनल रिएक्शंस कामर हो जाते हैं। वो अपने अनरिजॉल्व वुंड्स की वजह से एक दूसरे को हर्ट करना बंद कर देते हैं। ग्रेजुअली उनकी मैरिज दोबारा पीसफुल और हार्मोनियस हो जाती है। इसलिए जब दोनों पार्टनर्स हायर कॉन्शियसनेस बैंडविड्थ से बिलोंग करते हैं और उनकी प्राइमरी प्रॉब्लम्स अनरिजॉल्व ट्रॉमा, मिसअंडरस्टैंडिंग और इमोशनल रिएक्शंस है, तो सिंसियर हीलिंग और स्पिरिचुअल वर्क के थ्रू उनका डिवोर्स ऑफन प्रिवेंट किया जा सकता है। नाउ कॉम्बिनेशन नंबर 2, वन पार्टनर ऑपरेट्स फ्रॉम लोअर कॉन्शियसनेस एंड द अदर फ्रॉम हायर कॉन्शियसनेस। ये कंप्लीटली डिफरेंट सिचुएशंस होती है जब एक पार्टनर बार बार दूसरे पर्सन को हार्म, एक्सप्लॉइट और मैनिपुलेट करता है या उसके अगेंस्ट सीरियस रॉन्ग कमिट करता है, जबकि दूसरा पार्टनर कॉन्शियसली गिविंग, टॉलरेट और सफ़र करता है। तब उनका सेपरेशन दोनों सोल्स के लाइफ लेसन का एक पार्ट हो जाता है। इस कॉम्बिनेशन में उनका मिलना सिर्फ एक मैरिज बिल्ड करने के लिए नहीं हुआ होता, वो दोनों इसलिए साथ आए हैं ताकि इस मैरिज और इसके इवेंचुअली कंसिक्वेंसेस के थ्रू दोनों सोल इवॉल्व कर सके। लोअर कॉन्शियसनेस पार्टनर को ये सीखना होता है कि किसी दूसरे पर्सन को हार्म, एक्सप्लॉइट या कंट्रोल करना लाइफ जीने का एक्सेप्टेबल वे नहीं है। हायर कॉन्शियसनेस पार्टनर को ये सीखना होता है कि अब्यूज को टॉलरेट करना बंद करे, अपना ट्रुथ बोले और अपनी डिग्निटी, सेफ्टी और सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करे। अगर हायर कॉन्शियसनेस पार्टनर बार बार लोअर कॉन्शियसनेस के पार्टनर को माफ करता जाएगा और वापस मैरिज में कंटिन्यू करेगा अगर वो पार्टनर, तो जो लोअर कॉन्शियसनेस का पार्टनर है उसे कभी कोई सीरियस कंसिक्वेंस उसको भुगतने को ही नहीं मिलेगा। इसलिए वो हर बार बड़ा कंफर्टेबल रहेगा। मैं कुछ भी गलत करूं, हर बार मैं माफ़ी मांगूंगा और ये मुझे माफ़ कर देगी। मैं फिर इस मैरिज में एंटर होकर के उसको जो बेनिफिट्स लेने हैं मैं अपना बेनिफिट लूंगा, एक्सप्लॉइट करूंगा और उसके बाद फिर एक नया क्राइम कर दूंगा और फिर मुझे ये माफ़ कर देगी। तो ये साइकिल चलती रहती है। उनको समझ में आ जाता है कि जब भी सिचुएशन वर्स्ट हो और लगे कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ने वाला है या डिवोर्स लेने वाला है, तो मैं वो उसी मोमेंट बहुत अच्छे स्वीट बन जाते हैं। उसी मोमेंट वो बड़े बड़े माफ़ीनामा लिखने लग जाएंगे। वो किसी भी तरह से इस शादी को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि डिवोर्स उनके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल है, क्योंकि वो एक बहुत हैवी कंसिक्वेंस है उनके एक्शंस का। इसीलिए अगर आप ऐसे पार्टनर्स को बार बार लेते रहेंगे मैरिज में, तो उनका जो क्राइम करने की जो टेंडेंसी है वो और भी स्ट्रांग होती चली जाएगी। तो इस तरह के पार्टनर कुछ इस तरह से कहते हैं, आई विल चेंज, आई विल नेवर डू इट अगेन, आई एम रेडी टू सी अ थेरेपिस्ट, आई विल ऑल्सो बिगिन हीलिंग। कुछ टाइम तक वो बहुत अच्छा बिहेव भी कर सकते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन सिर्फ उस पर्सन को दोबारा अपने कंट्रोल में लेकर आना होता है। जैसे ही पार्टनर वापस आता है और
उन्हें सिक्योरिटी फील होने लगती है, वो वही पुराने पैटर्न दोबारा शुरू हो जाते हैं। इसके साथ वो ये भी सीख लेते हैं कि टेम्पररी गुड बिहेवियर हर बार काम करता है, लेकिन जब सेपरेशन परमानेंट हो जाता है, तब उस पर्सन को फाइनली समझ आता है कि उसके एक्शंस ने एक इरिवर्सिबल कंसिक्वेंस क्रिएट कर दिया है। एक जेन्युइनली लविंग और गिविंग पार्टनर को परमानेंटली लूज करना उसके लिए एक बहुत प्रोफाउंड शॉक बन जाता है। फर्स्ट टाइम उसे अपने ही बिहेवियर की वजह से क्रिएट हुआ पेन एक्सपीरियंस करना पड़ता है, और वही कंसीक्वेंस उस पॉइंट में ट्रांसफॉर्म हो सकता है जहां उसकी इवोल्यूशन बिगिन होती है। तो इस तरह जब हायर कॉन्शियसनेस पार्टनर फाइनली कहते हैं, आई विल नॉट अलाउ एनीवन टू हार्म मी, I will not allow anyone to exploit my resources. I will not sacrifice my dignity and self-respect. I will no longer hide my truth out of fear. तब वही सोल अपनी इवोल्यूशन के नेक्स्ट लेवल पर मूव करती है। इसलिए इस कॉम्बिनेशन में डिवोर्स या परमानेंट सेपरेशन मस्ट है, क्योंकि इसी एक्सपीरियंस से ये दोनों सोल अपना लाइफ लेसन लर्न करती हैं। कैन हीलिंग चेंज द लोअर कॉन्शियसनेस पार्टनर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोअर कॉन्शियसनेस से फंक्शन करने वाला पर्सन कभी कभी थेरेपी अटेंड करने या हीलिंग प्रैक्टिस करने के लिए विलिंग अपीयर हो सकता है, लेकिन जेन्युइन हीलिंग के लिए किसी पर्सन को अपनी शेम, हार्मफुल बिहेवियर, पास्ट एक्शंस और दूसरों को दिए गए पेन को फेस करना पड़ता है। लेकिन इस तरह के लोग जब भी शेमफुल और बहुत ही बुरे एक्शंस करते हैं, वो इमीडिएट अपने माइंड में अपने आप को रीप्रोग्राम करते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी गलत किया है वो वैसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो अगर हीलिंग करने जाएंगे, हीलिंग में हमको अपने जितना भी पास्ट का पेन है और जो भी हमने गलत करा है, सही करा है, वो सब हमको उसको हमें देखना पड़ता है, रिलीज करने के लिए उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। पर इन्होंने तो ऑलरेडी अपने माइंड को प्रोग्राम कर लिया कि मैंने कुछ भी गलत नहीं करा है, तो ये कैसे देखेंगे उस चीज़ को? इसलिए इनकी हीलिंग होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने किए हुए सारे सिंस को अपने माइंड में डिलीट कर दिया है। नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शुड एवरी डिवोर्स बी प्रिवेंटेड फॉर द सेक ऑफ चिल्ड्रन? एज ए थर्ड पर्सन अक्सर लोग ही गलती करते हैं। जो लोग डिवोर्स ले रहे होते हैं या जो जिसने भी डिवोर्स फाइल करा है या जो जिसने भी सेपरेशन इनिशिएट करा है, उसको सब कहते हैं डिवोर्स मत लो, एटलीस्ट बच्चों के बारे में तो सोचो, किसी भी हालत में शादी को तोड़ना नहीं चाहिए। तो किसी को भी ऐसी एडवाइस देने से पहले एज ए थर्ड पर्सन हमें उनकी मैरिज की नेचर और दोनों पार्टनर्स के बिहेवियर को समझना चाहिए, और उनकी मैरिज में उनके हार्मफुल पार्टनर की वजह से बच्चों को कितना हार्म हो रहा है, उनके पार्टनर को कितना हार्म हो रहा है, उस सब को बिना जज करे हमें ऐसी रैंडम एडवाइस कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसी हार्मफुल मैरिज में सबसे ज्यादा बच्चों को ट्रॉमा होता है। इसलिए बच्चों की वेलबींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे उस पेरेंट के साथ रहे जो हायर कॉन्शियसनेस के इवोल्यूशन पर है। जब बच्चे एक ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पर उनका एक पेरेंट लोअर कॉन्शियसनेस का है, तो वो बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की जगह, अच्छे संस्कार देने की जगह बच्चों का बहुत नुकसान करता है। उनको झूठ बोलना सिखाता है, उन्हें मैनिपुलेट करना सिखाता है, और जब मैनिपुलेट करना सिखाता है तो उनको ये भी सिखाता है कि नॉर्मल है, दिस इज द राइट वे ऑफ लिविंग द लाइफ। इस तरह के घरों में जो सेटिंग होती है उससे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ट्रॉमा में रहते हैं, अपनी ग्रोथ पर फोकस नहीं कर पाते, और सबसे बड़ी बात उनका कॉन्फिडेंस जो होता है वो डाउन लेवल रहता है, कॉन्फिडेंट नहीं होते, और हर वक्त उनको एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन बच्चों को भी रहता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि एक डिस्ट्रक्टिव फैमिली स्ट्रक्चर का एंड होना फैमिली का डिस्ट्रक्शन नहीं होता, बल्कि फैमिली एक सेफ फैमिली बनती है। और जब इस तरह की हार्मफुल मैरिजेस टूटती हैं तो एक्चुअल में इसका टूटना ब्रोकन सिस्टम नहीं है, और जब इस तरह की हार्मफुल मैरिजेस ब्रेक होती है थ्रू डिवोर्स और सेपरेशन, तो ये एक्चुअल में एक डिसफंक्शनल फैमिली सिस्टम ब्रेक होता है, और ये शुरुआत होती है एक हेल्थियर फैमिली सिस्टम बनने की। तो आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर, क्या डिवोर्स को प्रिवेंट किया जा सकता है? यस, प्रिवेंट किया जा सकता है जब दोनों पार्टनर इसेंशियली
वेल इंटेंशन्ड हो, दोनों हीलिंग के लिए विलिंग हो और उनकी मैरिज में अनरिजॉल्व ट्रॉमा, मिसअंडरस्टैंडिंग और इमोशनल रिएक्शन की वजह से ब्रेक हो रही हो। नाउ द फाइनल आंसर आपके क्वेश्चन का, तो क्या डिवोर्स को प्रिवेंट किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है, और तब जब दोनों पार्टनर हायर कॉन्शियसनेस से हो, यानी कि बाय हार्ट दोनों अच्छे लोग हो, अच्छे लोग होने का नाटक नहीं कर रहे हो, ट्रूली अच्छे लोग हो बाय हार्ट। तब अगर वो अपने ट्रॉमास को रिलीज करेंगे, अपने ऊपर वर्क करेंगे, हीलिंग और स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस करेंगे, तो डेफिनेटली उनका डिवोर्स प्रिवेंट हो सकता है। लेकिन जब पार्टनर लोअर कॉन्शियसनेस का हो, एक पार्टनर, दूसरा हायर कॉन्शियसनेस का हो, ऐसी सिचुएशन में डिवोर्स प्रिवेंट होना भी नहीं चाहिए और होता भी नहीं है, क्योंकि एक ऐसा जन्म आता है जहाँ पर जो हायर कॉन्शियसनेस की जो सोल होती है, जो कई जन्मों में लोअर कॉन्शियसनेस की सोल से कई जन्मों में एक्सप्लॉइट हुई होती है, एक जन्म आता है और वो उस जन्म में कहती है अब नहीं, और उस जन्म में डिवोर्स होता ही होता है, सेपरेशन होता ही होता है। और कभी कभी यही बच्चों के वेलफेयर के लिए भी नेसेसरी होता है। हमेशा याद रखिए, आउटसाइड से हर पर्सन इनोसेंट अपीयर हो सकता है। किसी पर्सन को सिर्फ उसके चेहरे से, उसके वर्ड से या उसके टेम्पररी प्रोमिसेस के बेसिस पर जज मत कीजिए। उनके इंटेंशंस, रिपीटेड बिहेवियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने की एबिलिटी और कंसिस्टेंट चेंज क्रिएट करने की विलिंगनेस को ऑब्जर्व कीजिए। और एज अ थर्ड पर्सन रैंडमली किसी भी इंसान को शादी की, सोसाइटी की या बच्चों की दुहाई देकर के उन्हें साथ रहने के लिए एडवाइस मत दीजिए, तब तक जब तक आपको उनकी शादी में कितनी हार्म हो रही है, किस लेवल पर हो रही है, उसके बारे में जब तक आपको कोई आइडिया नहीं है। अगर आपके माइंड में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए इस टॉपिक पर एक और डिटेल वीडियो क्रिएट कर सकती हूँ। और अगर आपका डिवोर्स हो चुका है या आप सेपरेटेड है और आप अपनी इमोशनल हेल्थ को रीबिल्ड करना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके मेरे अपकमिंग वेबिनार को अटेंड करें, जहां मैं आपको पूरा रोड मैप दिखाऊंगी कि उस रोड मैप की हेल्प से कैसे आप अपने सारे इमोशनल वुंड्स को हील करके अपनी इमोशनल हेल्थ को दोबारा रिबिल्ड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। टेक केयर। नमस्ते।